बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाज़रीन। जैसा आपको बताया कि कराची में होने वाली बारिशों ने जो है कराची को पूरा डुबो के रख दिया। अगर मैं बात करूँ कराची की उन इलाकों की जो कि काफ़ी पोश इलाके कहलाए जाते थे, गुलशन इकबाल, नाज़ाबाद, DHA, या फिर मैं अगर बात करूँ गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33, मतलब इस तरह की काफ़ी एरियाज़ हैं जो कि इस वक्त कराची में सैलाब का मंजर पेश कर रहे हैं। अगर हम हुकूमती नुमाइंदों से बात करते हैं तो वो इस बात को हमेशा डिनाई करते हुए नजर आते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, हमने तो मिदनार पूरे जो है वो क्लीनिंग कर दी है। अब आप मुझे बताएं कि कराची में पानी कहाँ पर, जहाँ पे हम निशानदेही करते हैं तो इस बात को हमेशा वो झुटलाते हुए नजर आते हैं। बात करिए हमारे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब की। अफसोस का अलमिया यह है कि यहाँ पे चंद घंटों की बारिशों ने जो है वो कराची को सैलाब का मंजर जो है वो पेश करने में मजबूर कर दिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ना ही ड्रेनेज सिस्टम है, क्यों नहीं हमारे पास मास्टर प्लान है, क्यों हमारे बल्दियाती इदारे जो है वो प्रोडिक्शन होने के बावजूद जो उस तरह से काम करते हुए नजर नहीं आ पा रहे हैं। मैंने बहुत सारे टाउन्स को देखा, वो उस वक्त अपने टाउन को छोड़ के जो है वो बिल्कुल ही गायब थे, ना उनके टाउन के कोई नुमाइंदा था, ना वो खुद चेयरमैन वहाँ पे टाउन के मौजूद थे। बहुत सारे इस तरह के जो है ना पीपल्स पार्टी के मैंने देखा, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की अगर बात करती हूँ वहाँ पे भी जो राशिद खास खेली साहब जो है वो जब बारिशें रुक गई तो वो फिर आए, उन्होंने सर्वे किया, उसके बाद जो है वो कहते हैं कि अभी हम क्या कर सकते हैं, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, अभी हम अपनी मशीनरी से निकाल सकते हैं। इस तरह के जवाबात देना, मतलब आप एक पोस्ट पे बैठे हुए, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप वहाँ की आवाम आपकी मुंतज़िर है कि आप आए, उनको वहाँ पे उनका हाल पूछें, वहाँ पे पानी की निकासी का जो है वो मतलब मामलात को जो है बेहतर करने की कोशिश करें। इन हवालों से बात करते हैं। मैं इस हवाले से जो है ना हमारे साथ डिप्टी मेयर को भी हम लाइन पे लेंगे, अगर हम सिविल इंजीनियर जो है उनसे भी हम बात करेंगे, इसके साथ साथ और पार्टी के जो नुमाइंदे उनसे भी हम बात करेंगे कि कराची जो है सबसे ज़्यादा बिजनेस जनरेट करने वाला शहर है, और कराची के साथ इस तरह का जब सलूक किया जाता है इंतहाई अफसोस होता है। इन सब से हम कॉल पे बात करेंगे। अभी हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है जमात इस्लामी से टाउन चेयरमैन, जिना टाउन चेयरमैन रिजवान समी साहब। आपको खुश आमदीद कहूँगी रिजवान साहब। अभी आपने मेरा इंट्रो सुना, इंट्रो में जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि चंद घंटों की बारिशों ने कराची को जो है वो सैलाब का मंजर पेश करने में मजबूर कर दिया। क्यों नहीं हमारे पास इस तरह की तैयारियां की गई? ये पानी बहुत ज़्यादा आ गया, बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा आप समझते हैं कि बारिश हुई है, या फिर हमारे बल्दियाती इदारे इतने ना अहल हो चुके हैं कि वो अब काम करने पे जो है मतलब तैयार नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कराची में अब मानसून का सीज़न जो है वो तवील होता चला जा रहा है, और अभी भी जो बार बार जो टोरेंशियल रेंज हैं और कराची में पर एनम एवरेज बारिशों की मकदार भी बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा जो कराची में साल में बारिश होती थी, अब वो मुख्तलिफ महीनों में विंटर की अलग बारिशें हो रही हैं। इसके लिए कराची को एक प्रॉपरली एक मास्टर प्लान की ज़रूरत है। ये मास्टर प्लान अगर नहीं, जब तक कराची के लिए बनाया जाएगा, तो जो वक्ती इक़दामात हैं उससे वक्ती पानी तो उतर जाएगा, लेकिन जो फ्लडिंग की सूरत हाल होती है, जैसे आपने देखा कि नागन चौरंगी और नॉर्थ नाज़ाबाद और फेडरल बी एरिया और स्कीम 33 स्टिल पानी से भरी हुई है। लोग, मैं अपने अगर मैं सफूरा की बात करूं तो मतलब मैं जब निकली तो पूरी गाड़ी में पानी आ गया, इतनी बुरी सिचुएशन है। तो लोग अपनी जिंदगी कैसे वहाँ पे जो है वो कैदियों की तरह जी रहे हैं, घरों में वो बैठ गए, ना वो अपने दफ्तर जा सकते हैं, ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं। खुदा न खास्ता कोई ऐसा पेशेंट हो जिसको फौरी तौर पर एमरजेंसी के लिए अपने अस्पताल लेके जाना है, तो मजबूरन क्या करें, नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ना कोई एम्बुलेंस आ सकती है, ना आप घर से बाहर निकल सकते हैं। इस तरह की सूरत हाल हो गई है, लोगों की घर जमीन में धंसना शुरू हो गए। मैं अगर बात करूं अयूब गोट की, मोहम्मदी गोट की, अगर हम बात करते हैं लियारी नदी, और फिर अभी जो शारा भुट्टो की, तो आपने देखा किस तरह से वो उनके जो रोड थे वो टूट टूट के नीचे गिरे। किस किस्म का काम करे हमारी गवर्नमेंट, अफसोस की बात है ये। देखिए, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, और अब सरकार आपने अयूब गोट की बात की, लेकिन गुलिस्तान जौहर में तो पूरी बिल्डिंग ही बैठ गई, उसका ग्राउंड फ्लोर ही बैठ गया है। देखिए, इसकी वजह क्या है? गुलिस्तान जौहर में जो बिल्डिंग बैठी है, अगर उसके मैं जिक्र करूं तो उसके साथ नाला गुजर रहा है, और पिछले कई सालों से इस नाले को इंक्रोच कर करके एक नाली की शक्ल दे दी गई है। तो जब आप नाले की जमीन को ऑक्युपाई करेंगे तो इसके जिम्मेदार क्या, कौन है, कौन लोग हैं कि आपको पता है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, हमारे डिपार्टमेंट्स हैं एग्जैक्टली जिन्होंने एनओसीज दी हैं, और ये एनओसीज देने वाले भी तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, उनसे क्यों नहीं सवाल किया जाता है, क्यों नहीं इनसे जो है वो मतलब उनके ऊपर चेक बैलेंस रखा जाता है कि आप किसी को भी एनओसीज दे देंगे? अब आप मुझे बताएं, जो ग्राउंड फ्लोर के, तो चलो उनको तो आप कंपलसेट कर सकते हैं, जो ऊपर के फ्लोर्स पे लोग रहते हैं, उन्होंने जो अपने जमा पूंजी करके जो अपना घर बनाया है, उनको कौन कंपलसेट करेगा? ये बहुत बुरी सूरत हाल है। और होता क्या है, कार्रवाई में उन लोगों को, नफसरान को सज़ा देने के बजाय उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उनको मंजर आम से हटा दिया जाता है।
आप एसबीसीए में भी देख लीजिए, तो जब कोई बात होती है लियारी में बिल्डिंग गिर गई तो क्या किया उन्होंने, डीजी एसबीसीए को हटा दिया, उन्होंने उन पे मलबा डाला और नए डीजी ले आए। हालात वैसे के वैसे ही, मामलात वैसे के वैसे ही। तो जब तक आप कराची को ओन नहीं करेंगे और कराची का एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मास्टर प्लान नहीं देंगे, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। देखिए बारिशों का पानी जाता कहाँ है आपका, मेन स्ट्रीम आपका जाता है गुजर नाले में, आपका जाता है लियारी रिवर में, और आपका पानी जाता है मलीर रिवर में। जब तक कि ये मलीर रिवर और लियारी रिवर और गोजर नाला आपका सिल्टेड रहेंगे, कचरे से भरे रहेंगे, तो ये इनके पास स्ट्रीम में गुंजाइश ही, जब गुंजाइश नहीं होगी तो पानी तो सड़कों पे शहर में नजर आएगा। अच्छा, केएमसी से बात करें तो केएमसी कहता है, केएमसी की तरफ से क्लेम आता है कि टीएमसी अपने नाले साफ करें। टीएमसीज के अल्हम्दुलिल्लाह नाले साफ किए हैं, टीएमसीज ने काम किया है, इस पे बजट लगाया है। किसी भी आप टीएमसी के चेयरमैन को बुला लें, उनका यही रोना है कि हमारा ज्यादातर बजट कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की डोमेन का सीवरेज लाइंस का काम और जो नाले साफ करने का काम है उस पे जाता है। नालों में आता क्या है, कचरा आता है ना। कचरा कैसे आता है नालों में भाई, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कचरा उठाने से कासिर है। जब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कचरा उठाने से ही कासिर है तो वो कचरा नालों में आता है, वो अगेन सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो उसको एक मिल बैठ के एक प्लान बनाना पड़ेगा। अब बहुत ज्यादा लोगों को तकलीफ हो गई है। देखिए सैलाब में लोग मर रहे हैं, थद्दो डैम पिछले 15 साल में 4-5 मरता उसका पुश्ता टूटा है, तो आखिर क्यों उसके पुश्ते को मजबूत करने पर काम नहीं होता। अभी जो आपने मलीर एक्सप्रेस वे बनाई है, वो बीच में से 2 टुकड़े हो गई रोड, अभी उसको बने हुए उसकी 1 सालगिरह भी नहीं हुई, वो 2 टुकड़े हो गए, कुछ महीने हुए हैं उसको बने हुए। तो किस तरह का काम हो रहा है, किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल होता है, इस पे इन्वेस्टिगेशन सिंध गवर्नमेंट को बैठ के सोचनी पड़ेगी। अब हम माइक्रो लेवल पे काम करने के बजाय प्रोविंशियल लेवल पे, मैक्रो लेवल पे कराची के बारे में सोचना पड़ेगा। बहुत हो गया है, बहुत हो गया। आपने हब नदी से हमने कनाल निकाली, इनॉग्रेशन से पहले टूट गई, इसके ऊपर सीरियसली सोचना पड़ेगा। इसके ऊपर अगर हम इसको सीरियसली इसको नहीं सोचेंगे और सीरियसली इसको लेके नहीं चलेंगे तो कराची तो अबतर होता चला जाएगा। अभी भी आप गूगल उठा लें तो मोस्ट लीस्ट लिवेबल सिटीज में कराची का चौथा नंबर है। बिल्कुल। तो इस तरह कैसे आप 3 करोड़ के शहर को लेके चलेंगे। बिल्कुल ठीक है ना। मैं अगर बात करूँ लियाकताबाद डाखाने रोड की, तो वहाँ पे जो अभी मेरे ख्याल से 15 अगस्त को रोड बना था, 18 अगस्त को वो रोड जो है वो बिल्कुल टूट फूट गया। तो ये तो यहाँ पे मटेरियल यूज किए जाते हैं, इस तरह की सूरत हाल है यहाँ पे। देखिए जहाँ तक संकडाउन की बात है ना, कि सेवरेज का संकडाउन हो जाता है, हमारे टाउन में भी सेवरेज का संकडाउन बहुत ज्यादा होता है। जमात इस्लामी का टाउन, जमात इस्लामी का सेवरेज के संकडाउन में देखें हम मुर्द इल्जाम नहीं ठहराते, क्योंकि जमीन के अंदर जो है, जैसे हमारे पास भी जब भी बारिशें होती है, टीपू सुल्तान रोड का संकडाउन हो गया, 1-2-3 दिन में वो टूट गया। मतलब सेवरेज है ठीक है, वो 1-2 महीने में टूट जाता तो फिर भी समझ आता है। ये 2-3 दिन में ही वो इस तरह की असलियत सामने आ गई। कौन सी मटेरियल इस्तेमाल किया गया। अगर सड़क के नीचे सेवरेज लाइन, अगर संकडाउन का मतलब है कि नीचे जमीन बैठ जाएगा, तो उसमें तो एज सच बहुत ज्यादा उसमें फिर इंजीनियरिंग का एक फॉल्ट नजर आता है कि नीचे से प्रॉपर फिलिंग होनी चाहिए। लेकिन वो सड़क दोबारा राइट अवे में जो है लियाकताबाद टाउन के चेयरमैन को अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने दोबारा फौरन इसको एक्सेप्ट किया कि ये इसमें इंजीनियरिंग का फॉल्ट था इसमें, और उन्होंने फौरन इसको एक्सेप्ट करने के बाद उसी कॉन्ट्रैक्टर से विदाउट एनी एडिशनल पेमेंट उन्होंने इसको दोबारा बनाने के लिए उसी दिन से उसका काम शुरू हो गया, और बारिशों के बाद इंशाल्लाह इफ्तिताह भी कर देंगे उसका। लेकिन यह है कि कराची में चूंकि सेवरेज का सिस्टम इतना कोलैप्स हो चुका है और इतना ज्यादा सेवरेज का पानी पूरा साल जमीन के अंदर जाता है, जिसकी वजह से सड़कें भी बैठती हैं, और कराची की सड़कों की तबाही की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर टूटता है सारा। देखिए बारिश तो साल में 3 मरतबा 4 मरतबा 5 मरतबा हो रही है, लेकिन सारा साल जो पानी की लाइन लीकेज है वो सड़कें खराब करती हैं, और सारा साल जो सीवरेज की लाइन जो लीक है वो सड़क खराब करती है। तो एक बारिश का पानी तो फिर सस्टेन कर लेंगी सड़कें, लेकिन सारा साल जो पानी बहता है इस पे सारे इदारों को बैठना पड़ेगा। ये इंटरव्यूज में ब्लेम वो उसको करें वो उसको करें, मिलके बैठे कराची का मास्टर प्लान बनाएं। टोटल कराची में जो बड़ी सड़कें उनकी तादाद क्या है। देखिए मुर्जा वहाब साहब जो क्लेम करते हैं कि कराची की 106 सड़कें वो क्लेम करते हैं, जो पिछले साल उन्होंने पिछले महीने भी उन्होंने इंटरव्यू में एक टॉक शो में कहा कि 106 सड़कें हैं मेरे पास हैं, और वो 106 सड़कें जो है वो केएमसी के पास है, और वो 106 सड़कें जो है वो सिर्फ वो उनकी जिम्मेदारी। इसके अलावा पूरा शहर टाउन्स में कंटोनमेंट बोर्ड्स में डिवाइडेड है, इसमें एलडीए भी है, एमडीए भी है, उसमें लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे हमेशा मुर्तज़ा वहाब साहब ये बात कहते हुए नजर आते हैं, 30% जो है वो केएमसी के पास है और 70% कंटोनमेंट एरिया है। मतलब 33% कहते हैं मेरे पास है, और बाकी रेस्ट ऑफ द लैंड जो है वो टाउन्स के पास और बाकी एलडीए एमडीए उनके पास है। चले 30% भी उनके पास है, तो अगर 106 सड़कें उनके पास हैं तो वो उन 106 सड़कों को फोकस करके उनको एग्जाम्पलरी बना दें, ताकि उनके पास ये कहने के लिए हो कि भाई ये 106 सड़कें मेरे पास थी और ये पूरी की पूरी हमने बेहतरीन बना दी है। इसमें सबसे बड़ी आर्टरी शारा फैसल है। आप देखें नाता खान का पुल बार बार टूट जाता है,
नर्सरी पे फिर पानी जमा हो गया था, यूनिवर्सिटी रोड पे जो है वो फिर वही सारा बुरा हाल है। लेकिन मैं दोबारा मैं कहूंगा कि मैं इस पे नहीं जाना चाह रहा कि हम उनको मोरद इल्जाम ठहराएं, वो हमको मोरद इल्जाम ठहराएं। इसमें बैठ के कराची के लिए सबको सोचना पड़ेगा और ओनरशिप क्रिएट करनी पड़ेगी। तो कब सोचेंगे रिजवान साहब? अब तो बहुत वक्त पानी सर से गुजर चुका है, बल्कि लोग डूब गए पानी में, इतना बुरा हाल हो गया है। हम कब सोचेंगे? हम सब ये बातें करते हैं, हम सोचेंगे हम मास्टर प्लान पे बात करेंगे, मास्टर प्लान तश्कील कर देंगे, लेकिन अभी तक ना हम मास्टर प्लान बना पा रहे हैं, ना हम इसके ऊपर सोच विचार कर रहे हैं, ना हमने इस हवाले से कोई बैठ के कोई इसकी हिकमत अमली तैयार की है कि किस तरह से कराची की आवाम को बचाया जाएगा इन सारी सैलाबी सूरत हालों से, या कोई भी कुदरती डिजास्टर हो जाता है उनसे। देखिए, कराची के लिए जो है ना, पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट में भी इत्तेहादी है, एमक्यूएम भी फेडरल गवर्नमेंट में इत्तेहादी है, तो कराची के लिए इनको फेडरल गवर्नमेंट से बजट लेकर आना पड़ेगा जिसमें इनको कराची के प्रोजेक्ट्स जो हैं, जैसे कराची का अब आप मोटरवे देखिए, आप एक कराची की हाईवे को उल्टा सीधा करके उसको मोटरवे का दर्जा दे दिया, तो हैदराबाद सखर मुल्तान बन जाता है, मुल्तान लाहौर बन जाता है, लाहौर फैसलाबाद बन जाता है, पिंडी भटिया शेखुपुरा बन जाता है, लेकिन कराची हैदराबाद कराची सखर मोटरवे नहीं बनता। इसका मतलब है कि जो हमारी कराची की नुमाइंदगी जिन लोगों के पास है और वो फेडरल गवर्नमेंट में इत्तेहादी हैं, उनको इस बात पे सोचना चाहिए कि कराची को उन्होंने क्या प्रोजेक्ट्स दिए हैं। exactly. तो जब कराची के लिए आप प्रोजेक्ट्स लाएंगे तो हासिल 2004 के बाद कराची के लिए एक बूंद, एक लीटर पानी का इजाफा नहीं हुआ। 2004 से लेकर कराची की 2025 में आबादी कहां से कहां पहुंच गई, 1.5 करोड़ से 3 करोड़ आबादी पहुंच गई, 20 साल में डबल हो गई, और एक कतरा पानी का इजाफा नहीं कर पाए। तो इसका मतलब कराची को आप ओन नहीं कर रहे, कराची के बारे में आप सोच नहीं रहे। सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रिजवान समीर साहब। मैं आपसे गुफ्तगू करूंगी, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं सिविल इंजीनियर आसिफ मजीद साहब। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगी, ये जो भी हालिया बारिश गुजरी, बल्कि स्टिल जो है वो बारिशों का मानसून का सीजन चल रहा है, इसमें जो हमने देखा कि कराची की सूरत हाल वो सैलाब का मंजर पेश कर रही थी। हमारी जो कराची की मेन बड़ी आर्टरीज, अगर मेन हम बड़े नालों की बात करते हैं या फिर हम मेन बड़ी सड़कों की बात करते हैं, छोटी सड़कों को तो हम छोड़ ही देते हैं, तो वो इस वक्त सैलाब का मंजर पेश कर रही है। बहुत सारी इस तरह की इमारतें हैं जो गिर गई, जमीन बोस हो गई। लोग जो है अपने घरों में इस वक्त जो है वो घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि इस तरह की सूरत हाल हुई हुई है कि लोग अपने घरों में अब बैठ गए, ना दफ्तर जा सकते हैं, ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं। खुदा न ख्वास्ता कोई इंसिडेंट हो जाता है तो जाहिर सी बात है, ना हम किसी एम्बुलेंस को कॉल सकते हैं, ना वो अस्पताल जा सकते हैं। मतलब इस तरह की सूरत हाल में ना हमारे पास कोई कराची का मास्टर प्लान है इस तरह की डिजास्टर से निमटने के लिए। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगी, ये जो सूरत हाल है, आपने खुद भी देखा होगा कि कराची जो है इस पर बिल्कुल सैलाब का मंजर पेश कर रहा है, तो इसमें क्योंकि जाहिर है आपकी अपनी एक्सपर्टीज है, आप सिविल इंजीनियर हैं, आप किस तरह से देखते हैं कि इनके पास किस किस तरीके से जो है इनको कराची के लिए डेवलपमेंट का या फिर इस तरह की आर्टरीज को क्लियर करने का, हमें क्या क्या इन सारी चीजों से जो है वो निमटने के लिए प्लान तैयार करना चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। देखिए, असल में ऐसा है कि सबसे पहली चीज़ किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में काम करने के लिए उसका सबसे पहले एक मास्टर प्लान डेवलप होना लाजमी है, जिससे आप शहरी आबादी को वो लाइन अप कर सकते हैं कि जनाब कहाँ कहाँ से हम अपने तमाम सीवरेज सिस्टम और तमाम नालों को कनेक्ट करें एक दूसरे से। अब बदकिस्मती ये है कि कराची का इस वक्त मेरे हिसाब से तो कोई मुझे मास्टर प्लान समझ में नहीं आता। कंस्ट्रक्शन जहाँ मर्जी जो भी डिपार्टमेंट है अपना वो कर रहा है, और वो ये सोचे समझे बगैर कि हम गैस की लाइन है, सीवरेज की लाइन है, पानी की लाइनें हैं, टेलीफोन है, इलेक्ट्रिक है, इन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से लाइन अप करेंगे एक दूसरे से। कोई डिपार्टमेंट किसी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ मुझे कहीं भी कोई काम करता हुआ नजर नहीं आता। कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन सबसे पहली चीज, कोऑर्डिनेशन, और फिर एक मास्टर प्लान। जब तक ये दो चीजें एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं होंगी आप कोई काम नहीं कर सकते। अब इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी रोड की मिसाल आपको दे रहा हूँ कि सफूरा के पास से लेके मरी कैंट से और आपके गुरु मंदिर तक काम हो रहा है। आप मुझे ये बताएं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, बीआरटी की बात करें जी जी जी, तो स्कीम 33 और गुलिस्तान जौहर, इसी के साथ गुलशन इकबाल का इलाका बीच में उसमें शामिल होता है और गुरु मंदिर तक ये जाता है। क्या जो सीवरेज सिस्टम है इन्होंने उसको रिडिजाइन किया है इस काम को शुरू करने से पहले कि इस इलाके का जितना बारिश का पानी आएगा या सीवरेज का जो सारा साल पानी का गुजर रहता है वो कैसे गुजरेगा? अब वो बाईपास करने का इन्होंने कोई नेटवर्क बनाया ही नहीं है। काम स्टार्ट कर दिया, खुदाई कर दी है, नाले बंद बीच में से खोद दिए हैं, बारिश में पूरा पानी इस वक्त डूबा हुआ है पूरा स्कीम 33। आपने फुटेजेस में देखा है, आपने सारे सोशल मीडिया भरा पड़ा है सारी वीडियोस से। तो
दूसरी मेरी नज़र में थी जो सबसे बड़ी चीज़ वो है अंडरपासेस बने हुए। जितने भी अंडरपास बने हैं उनमें कहीं भी कोई ऐसा नेटवर्क नहीं है कि पानी को ड्रेन आउट किया जा सके। ओके। तमाम के तमाम डूबे हुए हैं, 15-15, 20-20 फुट पानी खड़ा हुआ है उन अंडरपासेस में। आप मजे की बात ये देखिए कि सीवर सिस्टम हमारा जमीन पे बिछा हुआ है और अंडरपास हम उससे 20 फुट नीचे खोद के बना रहे हैं। सही। आप पानी किस तरह बाहर निकालेंगे? आप मुझे जरा कोई भी इंजीनियर जो है वो मुझे इसका हल बता दे कि कैसे ये ड्रेन आउट करेगा पानी। देखिए, अंडरपासेस बनते हैं ऐसे इलाकों में जहाँ पे ऊंचाई हो, उसमें से गुजरना हो तो उसके लिए अब जरूरी है, वरना आप ब्रिजेस बना लेते। ब्रिजेस से काम आसानी से हो सकते थे। लोगों को, मेट्रोपॉलिटन सिटी है कराची, हर वक्त ट्रैफिक आप रोक नहीं सकते जी। ये मेन शाहराएं हैं, जैसे शाहरा फैसल है, यूनिवर्सिटी रोड है, या नॉर्थ नाजमाबाद नागन चौरंगी का रोड है, लियाकताबाद ये है, तमाम तीन हट्टी लियाकताबाद के रोड जी। है। इन रोडों को तो क्लियर होना चाहिए हर बिल्कुल होना सूरत में, चाहिए। जिनसे तमाम इलाके मुंसलिक हैं एक दूसरों से। अब हमारा ग्रीन लाइन का जो मंसूबा बना, आप ये देखिए कि नॉर्थ नाजमाबाद का उस आज से 10 साल पहले से ये डिजास्टर बन गया है कि अब उस जगह नागा चौरंगी से लेके पूरा पानी खड़ा हो जाता है, वो क्रॉस नहीं कर पाता। अब वही अमल यूनिवर्सिटी रोड पे भी हो रहा है। तो कौन है जो इनका मास्टर प्लान डिजाइन कर रहा है, जो ये तमाम चीजें देखे बगैर, सोचे समझे बगैर इन तमाम चीजों को जो है वो लेके चल रहा है? आप किस तरह से देखते हैं मास्टर प्लान किस तरह से तैयार होना चाहिए? आपकी एक्सपर्टीज क्या है इसमें? देखिए, मेरा खुद यही शोबा है, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ। हम भी जब भी कोई भी डेवलपमेंट करते हैं, सोसाइटीज डेवलप करते हैं, तो सबसे पहले हम सीवरेज को सबसे जहन में रखते हैं। ठीक है। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को करने से पहले उसका सबसे पहला काम होता है सीवरेज, इसलिए कि सीवरेज ग्रेविटी पे चलता है। वो खुद ब खुद पानी जो है अपने बहाव से निकलता है, उसको पहले मद्देनजर रखा जाता है। गैस हो गई, बिजली हो गई, टेलीफोन हो गई, ये तमाम एम्यूनिटीज ऐसी हैं जो आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से करते हैं, लेकिन पानी और सीवरेज ये दो चीजें ऐसी हैं, इसके लिए आप कोई निज़ाम बनाने से पहले उसकी स्लोप्स का सामने रखना और उसको काम को करना उसका सबसे पहले जरूरी है। ठीक है। इसमें कोई अभी तक मेरे हिसाब से सही एक्सपर्टीज किसी की भी नहीं है कि जिसने भी ये डिजाइनिंग की है शहर को। आए दिन आप ये देखें कि एक बहुत बड़े डिजास्टर से गुजरने लगा है। पिछले साल, उससे पिछले साल की बारिश और फिर उसके बाद इस साल की बारिश को आप देखिए कि पिछले 3-4 साल की बारिशों को आप देख लें तो आपको इसमें अब एक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मसले, लोगों के घरों में तबाही हो रही है, लोगों की अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बर्बाद हो रही हैं। और ये पानी सिर्फ मजाक नहीं है कि ये पानी खड़ा हो रहा है, ये पानी लोगों की प्रॉपर्टीज को बर्बाद कर रहा है, उनकी फाउंडेशंस को खराब कर रहा है। महीनों ये पानी खड़ा रहता है गली मोहल्लों के अंदर। उसका नुकसान जो छोटे छोटे तबके हैं, जो बेचारे बड़ी मेहनत से अपना पैसा कमा के 120 गज का 80 गज का घर बनाते हैं, और उनकी गली मोहल्लों में जब वो पानी 10-10 फुट 5-5 फुट खड़ा रहेगा तो उन इलाकों का क्या होगा? बिल्कुल ठीक है। आसिफ साहब, आप कॉल पे रुकिएगा। मैं रिजवान समी साहब आपसे बात करना चाहूँगी, क्योंकि आपने सारे जो सिविल इंजीनियर हैं आसिफ मजीद साहब ने उनकी गुफ्तगू सुनी। आप किस तरह से समझते हैं कि ज़ाहिर उन्होंने बताया कि हमें कोई भी काम करने से पहले, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें सीवरेज के ऊपर फोकस करना चाहिए? देखिए, ये मास्टर प्लान है और इंजीनियर हैं तो बहरहाल की राय मुकद्दम है। देखिए, कराची के अंदर देखें इशू ये है कि जो आउटलेट्स हैं कराची के, जैसे TP1 TP2 जो आपके सीवरेज के ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं और सीवरेज के पंपिंग स्टेशन हैं, वो आपके काम नहीं करते, वो फंक्शनल नहीं हैं, वो डेड पड़े हुए हैं। जब वो डेड पड़े रहते हैं तो कराची का जो पानी है वो सिल्ट जो है वो ग्रेविटी की वजह से पानी तो चला जाता है समंदर में, लेकिन सिल्ट जो है वो वहीं नदी में रुक जाता है, जिसकी वजह से आपकी सारी नदियां जो हैं ये सब सिल्ट से इतनी भर गई हैं कि रेगुलर जो पानी आपका फ्लो जाना चाहिए सीवरेज का इन नदियों के अंदर वो नहीं जाता। जब वो नहीं जाता, लामहला डेफिनेटली वो जो इंटरनल नाले हैं उसमें भरता है वो, और इंटरनल नालों में जब भरता है तो बैक जो है वो सीवरेज लाइंस को वो चोक करता है। जब सीवरेज लाइंस आपकी चोक हो जाती हैं सिल्ट की वजह से, तो डेफिनेटली वो वेट की वजह से वो संक डाउन करती हैं वो। तो वही बात है कि कराची में जो बद इंतज़ामी इतने सालों से देखी जा रही है
वो बदइंतजामी जो है वो अब नजर आ रही है उसके बिल्कुल वजह सारे से वो वाज़े तौर पे नजर आ रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आपका वेदर जो है वो हार्श होता जा रहा है। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बारिश को एब्जॉर्ब करने के काबिल नहीं बचा। लेकिन इससे तेज लेकिन बारिश रिजवान इस्लामाबाद में साहब हुई है। ये सिर्फ कराची में बारिशें, इस तरह के डिजास्टर सिर्फ कराची में नहीं होते, ये पूरी दुनिया में होते हैं। यहाँ पे अगर बात करें मलेशिया की, सिंगापुर की, जापान की या फिर थाईलैंड की, मतलब पाकिस्तान से बाहर कितने इस तरह के मुल्क हैं जो मतलब इन सारी सूरत हाल, मतलब 12 महीने उनके यहाँ तो मुसलसल जो है वो मानसून का सीजन रहता ही है। तो वो उनका 1 घंटे में कैसे सीवरेज का सिस्टम बेहतर हो जाता है? इसलिए कि उन्होंने ऐसा, उनके पास ऐसा नहीं हुआ कि 20-25 साल तक कराची में उनके शहरों में काम ही ना हुआ हो। अगर उन शहरों को भी आप 20-25 साल मतलब तक, आप मानते हैं इस बात को कि कराची में 20-25 साल से जो कोई काम नहीं हुआ? सिर्फ जो है टाँके लगाए गए हैं, सिर्फ छोटे छोटे पैचेस किए गए हैं कि जहां जरूरत पड़ी वहां काम कर दिया, जहां जरूरत पड़ी वहां काम कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर को ओवरऑल, अब देखिए ये सिर्फ कराची में बारिश का मसला नहीं है, ट्रैफिक का भी यही मसला है, इंक्रोचमेंट का भी यही मसला है, बेहंगम बिल्डिंग्स का ये मसला है। कराची हॉरिजॉन्टली जो है कम फैल रहा है, वर्टिकली फैलता जा रहा है, इलीगल बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं। अब आप एक गली के अंदर अगर आपके पास 10 मकानात हैं और उसमें उसकी जगह अगर 50 बिल्डिंग्स बन जाएंगी 4 हाउस होल्ड से, वहां 50 लोग आके रह जाएंगे तो ना पानी पूरा कर सकते हैं, ना बिजली पूरी कर सकते हैं, ना गैस पूरी कर सकते हैं और सीवरेज पूरी नहीं कर सकते। ट्रैफिक का जो लोड आ रहा है उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि लोगों के घर आने जाने का। अब आप बताइए, आपकी रिहाइश अगर की स्कीम 33 में है और यहाँ भादराबाद से स्कीम 33, तो आपको एक ख्याल है जहन में कि एक नाइटमेयर आपको झेलना है जो कि उस यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर आपको गुजरना है। तो कम से कम यूनिवर्सिटी रोड को, अगर जो बची कुछ यूनिवर्सिटी रोड है उसको सही करने के लिए इंक्रोचमेंट हटाई जाए वहां से और जो है उसको साफ सुथरा किया जाए, कम से कम गुजरने की तो आसानी हो। नहीं रिजवान साहब, यहाँ पे तो बहुत बुरे हालात हैं, वहाँ पे इंक्रोचमेंट आपके सामने, आप अगर वहाँ से गुजरे होंगे तो आपने देखा होगा किस तरह की सूरत हाल है। उसकी वजह से इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम रहने लगा है। इवन अब यहाँ पे जो बारिशों की वजह से जो अब सूरत हाल हो गई है, मतलब एक वहाँ पे यहाँ से अपने घर जाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो मतलब ये सब मेरे लिए नहीं है, कराची का हर शहरी इन सारी चीज़ों को फेस करा है, क्योंकि मेन यूनिवर्सिटी रोड जो है वो कई रोड्स को कनेक्ट करता है, गुलिस्तान जौहर को, हाईवे, मतलब उसके अलावा मलीर कैंट, बाकी और दीगर जो है वो बहुत सारे वहाँ से रोड्स है वो कनेक्ट होते हैं। तो मतलब वो एक मेन बड़ा ऐसा रोड है कि मतलब वो काफ़ी सारे रोड्स को कनेक्ट करता हुआ है। तो इनको क्यों नहीं काम किया जाता है इन सारी चीज़ों पर? और ऊपर से फिर अभी BRT भी बन गया, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। BRT के बारे में तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, एक रेड बस, उसके आगे सब बेबस। तो कोई उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है और कोई इस प्रोजेक्ट की डीमेरिट्स पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो प्रोजेक्ट के लिए अभी बनाते वक्त इसमें तकलीफें हैं। मैं तो ये देखता हूँ कि जब ये बन जाएगा तो पूरे शहर का, यानी कि गुलशन का, गुलिस्तान जौहर का, स्कीम 33 का और यहाँ से लेकर वो टोल प्लाजा तक जितना ट्रैफिक है वो सब इससे गुजरेगा और 2 लेन्स की सड़क से ये हजारों की और लाखों की आबादी कैसे गुजरेगी? बिल्कुल ठीक है। और अभी सिर्फ आपके पास इसके पहले फेज से गुजर के भी दूसरे फेज में दाखिल हुआ और इसके और कितने फेजेस है जो अभी चल रहे हैं इसके। ये तो अभी हमारी उम्रें गुजर जाएंगी इसमें और ये फेज कंप्लीट नहीं। अब बिल्कुल मैं आसिफ मजीद साहब के पास जाती हूँ। अभी आपने रिजवान समी साहब हमारे साथ टाउन चेयरमैन, जिना टाउन चेयरमैन है, अभी उनकी भी गुफ्तगू आपने सुनी होगी, आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरी रिजवान साहब से एक रिक्वेस्ट ये कि जो बात इन्होंने की है बिल्कुल एक बड़ी माकूल बात की है कि हाई राइज बिल्डिंग्स जहाँ जहाँ जिन इलाकों में बन रही है वहाँ अगर 50 घर एक मोहल्ले में बनने थे, वहाँ पे एक ही फ्लैटों के अंदर 500 लोगों की आबादी जो है ना फ्लैटों की एक उसमें आ गई है। अब उसका सबसे बड़ा मसला जो सीवरेज की ब्लॉकेज और सिल्ट की बात इन्होंने की है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की वजह से। आपके पास कचरा उठाने का कोई निजाम नहीं है। आप गली मोहल्लों में देखें, सड़कों पे देखें, कचरा कुंडियों के ढेर बने हुए, तमाम प्लास्टिक बैग्स, लोगों के सामान आए दिन के रोजमर्रा के, वो सारे इन सीवरेज के पाइप्स में जा रहे हैं। उनकी कोई सफाई का इंतजाम नहीं है। आप जब वो लाइनों में कचरा चला जाएगा तो सिल्ट ऑटोमेटिकली उसके साथ ब्लॉकेज करेगा, तो वो तो फिर सीवरेज का निजाम तो कोलैप्स करेगा ना आपका। आपके तो मेन नालों की जरूरत है, आपको सीवरेज लाइनों की जरूरत नहीं है। कराची शहर की आबादी 3.5 करोड़ आबादी का शहर है और इसमें आधी आबादी कच्चे आपकी जो है ना इलाकों में रहायशी है, जिनके पास कुछ सहूलतें नहीं है। उनके तमाम चीजों को मद्देनजर रखने के लिए ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जिससे आप इन तमाम डिजास्टर से नबरआत्मा हो सके, वरना आप ये ऐसे ज्यादा वर्स्ट कंडीशन अगले मॉनसून में आप देखने वाले हैं। बिल्कुल, अभी मेरे ख्याल से 1920 जो है वो एक्सपेक्टेड है दोबारा से, और इससे ज्यादा हैवी रेन जो है वो कहा जा रहा है कि हो सकती है।
देखिए मैं आपकी बात कर रहा हूँ, एक छोटी सी मिसाल में दे रहा हूँ, करीमाबाद का अंडरपास बनते हुए कितने साल हो गए? बचपन में शुरू हुआ था जी, अभी तक इसकी कंडीशन आप मुझे बताइए। मरियम नवाज ने लाहौर में 45 डेज में अंडरपास बना दिया, कराची में 3 साल में नहीं बनाया अभी तक। नहीं, नो डाउट इन सारी चीज़ों में मरियम नवाज साहिबा जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। मतलब मैं जब भी उनकी मिसाल देती हूँ, लोग कहते हैं कि आप क्यों पंजाब की मिसालें देती हैं, क्यों आप जो है वो क्या आप न्यूट्रल की बात करें। मैं न्यूट्रल की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर कोई अच्छा काम करे, इवन हमारी अगर सिंध गवर्नमेंट भी अच्छा काम करेगी तो हम उसे अप्रिशिएट करेंगे। जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप तो कारकर्दगी पे बात करेंगे ना किसी से। एग्जैक्टली। किसकी कारकर्दगी क्या है? इससे हटके कि कौन वजीर आला है, कहाँ का, इससे हमें कोई अभी आसिफ साहब ने बात की यहाँ पे करीमाबाद वाला जो अंडर बाईपास है उसकी, मैं उसके साथ अगर बात करूँ, करीमाबाद वाला जो रोड है वो नीचे से पूरा बंद कर दिया। वहाँ पे जो 55 मेरे ख्याल से इंच की जो लाइन थी, अब वो 3-3 फीट की उन्होंने लाइन डालना शुरू कर दिया। तो मतलब ये ज्यादती नहीं है आवाम के साथ? देखिए, ज्यादतियाँ तो यहाँ बेतहाशा हैं। अब मरियम नवाज साहबा की मिसाल दी, देखिए मैं उसमें भी ये कहूँगा कि देखिए पंजाब जो है लाहौर नहीं है, तो चूंकि मीडिया, लेकिन कराची है। हाँ, कराची सबसे ज्यादा बिजनेस जनरेट करने वाला शहर है। यहाँ पे सबसे ज्यादा टैक्सेस देने वाला शहर जो वो कराची है। मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर और कराची, वो लाहौर को हम कंपैरिजन करते हैं तो वो लाहौर और एक डिस्ट्रिक्ट सेंटर जो वो इतना टैक्स देता है। तो फिर सिर्फ लियाकताबाद मार्केट की अगर मैं बात करूँ, तो अगर हम बाकी कराची के डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें तो वो तो फिर आपको पता है कि मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान को चलाता है। तो मैं ये सबसे ज्यादा बड़ा शहर है कराची, सबसे ज्यादा बिजनेस देने वाला शहर है कराची। उसके साथ इस तरह का जब सौतेला सलूक किया जाता है तो बड़ा दिल खून के आंसू होता है। जी हाँ, ये नाइंसाफी तो है कराची के साथ। ये कराची की ना कहीं जॉब्स में कहीं आप देखें प्रोपोर्शन है, कराची का ना कहीं रेवेन्यू में प्रोपोर्शन है। कराची का जो है सिर्फ देने में तो है, लेकिन जब कराची लेने की बात करता है तो उस वक्त जो है कोई प्रोपोर्शन नहीं। अभी मैं UIPT की मीटिंग से आ रहा हूँ, उसमें जो कराची, वो जो सिंध का टोटल जो अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स है तकरीबन 2 अरब 40 करोड़ के करीब है, और 95% प्लस टैक्स कराची से आता है। यानी कि पूरा कराची को छोड़ के पूरा सिंध जो है वो 5% टैक्स देता है, और 95% अर्बन मूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स कराची देता है। तो ये चीज़ें तो हैं। इसके लिए देखें, जो 18th अमेंडमेंट में डेवोल्यूशन ऑफ पावर हुई थी उसमें उसका ही फुकदान है कि फेडरल गवर्नमेंट से जो बजट आना था सिंध गवर्नमेंट को वो तो आ गया, लेकिन उसके बाद उसको जो खर्च होना था KMC के थ्रू, टाउन्स के थ्रू और यूनियन काउंसिल्स के थ्रू नीचे डाउन द स्ट्रीम खर्च होना था, वो जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने उसमें जो है मतलब कुछ आदा दिली का मुजाहरा नहीं किया, और वो फंड्स जो है इन्होंने वो अपने पास रोक के रखे। तो वो मेरी दरख्वास्त इस प्रोग्राम के जरिए सिंध गवर्नमेंट के उनसे है, मेरी उहदेदारों से, वज़ीर आला साहब से भी, कि उसको जो है वो जो फंड्स हैं वो डाउन द स्ट्रीम ट्रांसफर करें, ताकि मुंतखब नुमाइंदे जो है ग्रास रूट लेवल पर जाके डेवलपमेंट का काम बिल्कुल। और इस पे MKM पाकिस्तान अपनी आवाज़ हमेशा उठाती आई है कि जो इख्तियारात हैं, जो फंड्स हैं, वो नेशनल सतह तक पहुंचने चाहिए और डायरेक्ट पहुंचने चाहिए। इस पे हमेशा मेरे ख्याल से वो बात करती भी आई हैं, और इस वजह से बल्दियाती इलेक्शन उन्होंने इस वजह से बायकॉट किया था इसका। बिल्कुल से बात करेंगे, कराची की सूरत हाल के हवाले से बात करते रहेंगे, लेकिन साथ साथ आपने देखा होगा कि अभी जो हमारा शारा भुट्टो बना था, और शारा भुट्टो जो मेरे ख्याल से 14 अगस्त को उसकी जो है वो सेरेमनी थी, ओपनिंग सेरेमनी, फिर उसके बाद जब वो एक्सटेंड कर दी गई थी। बिलावल भुट्टो साहब ने खुद इसका इफ्तिताह किया था। एक नामी गिरामी कराची के बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, मैं यहाँ पे उनका नाम कोट नहीं करना चाहूँगी, मेरे ख्याल से सभी को पता है उनका नाम। तो हमेशा जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो उनको ही दिए जाते हैं। तो आप समझते हैं कि मतलब जो उन्होंने शारा भुट्टो, बल्कि जो भुट्टो के नाम पे ये शारा बनाई गई थी, तो जिस तरह से आपने देखा कि वो अभी जो है वो टूट के नीचे गिर गई है, अभी तो सिर्फ उसका मतलब अभी कंस्ट्रक्शन उसकी प्रोसेस में थी, तो किस तरह की उसमें जो है वो मटेरियल यूज़ किया गया था, ये तो बहुत बड़ा रिस्क नहीं है कराची के अवाम के लिए? खुदा न खास्ता अगर कोई शहरी वहाँ से गुजर रहा होता और वो नीचे गिर गया, अब हमें ये नहीं पता कि हो सकता है बारिशों की बारिश जो है वो इस तरह की कोई सूरत हाल भी हुई हो, क्योंकि वो जो ज़ाहिर इस तरह की भी पोजीशन पर है। तो मतलब अभी इसके अलावा लियारी लद्दी की अगर हम बात करते हैं, बाकी और बहुत सारे इस तरह की जो है वो चीज़ें सामने आई हैं, क्या देखते हैं आप, किस तरह से समझते हैं? देखिए, आपने असल बात तो कही दी, खुद के एक नामी गरामी कॉन्ट्रैक्टर हैं और उनका नाम नहीं लेना चाहेंगी, तो इसका मतलब तो वाजे है ना कि मनपसंद ठेकेदारों को जब किक्सबैक्स और कमीशन के ऊपर आप ठेके अलॉट करते हैं तो उसमें क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज होती है। एक मेरे ख्याल से 1200 अरब का ये प्रोजेक्ट था, 12 अरब का ये प्रोजेक्ट था, जो कि इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी इसमें जो है वो रकम जो है इसमें लगाई गई है, और मेरे ख्याल से 12 अरब मुझे कहीं लगते हुए इसमें नजर भी नहीं आए। मुझे लगता है 1 अरब भी मुश्किल से इसमें लगे होंगे।
नहीं, 12 अरब लगे होंगे, लेकिन वो अरबों के मुल्क में लगे होंगे। अच्छा। और यहाँ जो है सिर्फ 12 रुपए ही लगे होंगे। और जैसे देखें, सारी चीजें तो हमारे सामने है ना। जब भी तो आप देखते हैं कि मीडिया पे देखते हैं फला जगह छापा पड़ा, इतने पैसे बरामद हुए, फला जगह छापा पड़ा, इतने पैसे बरामद हुए। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि मतलब इस पर डिस्कशन अब मुझे लगता है कि ये मतलब ओवरडू हो गया है। मतलब सबको पता है, सबको मालूम नहीं पता है ना, कि हमारी आवाम बहुत मासूम है आवाम को रिजवान सब साहब। पता है। आवाम जो है वो हमारी बेचारी आज भी ये जाते हैं, इलेक्शन के टाइम आता है, इलेक्शन के टाइम पे सारे नुमाइंदे आपको रोड भी बनाते हुए नजर आएंगे, आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उस पर भी काम करते हुए नजर आएंगे। लोगों को इतनी मीठी मीठी बातें बोल देते हैं कि लोग हमारे ना फिर से ट्रस्ट कर जाते हैं। नहीं, देखिए आवाम को सब पता है। देखिए बल्दियाती इलेक्शन में आवाम ने जिनको वोट दिया, जमा इस्लामी को वोट मिला, और जमा इस्लामी ने इत्तेहाद किया दीगर पार्टियों के साथ, और अक्सरियत थी हमारी, आवाम ने वोट दिया तो पता चला ना। अच्छा, दूसरा, कौमी और सूबाई के इलेक्शंस में आपको पता है कि जो लोग कौमी और सूबाई इलेक्शंस कराची से मुंतखब होकर आए हैं, मैं स्पेसिफिकली कराची की बात करूँगा, कराची से मुंतखब होकर आए हैं, आपको भी पता है, आपने ही वोट दिए, सब ने वोट दिए कि वोट किसको पड़ा और सीटें किसको मिली। तो ये तो हमारे पास सिस्टम का एक तरीक़ाकार है कि जो है वोट की वो अहमियत नहीं रहती कि वोट देने के बाद जो है जिसको वोट मिलते हैं वो जीत कर ऊपर आए। तो आवाम ने तो शऊर का मुजाहरा किया और आवाम ने वोट बिल्कुल सही दिया और आवाम को इदराक भी है। जाहिर सी बात है कि जो है जब इस तरह की चीज़ें लोगों के सामने आती है तो लोग शऊर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुक़्तदर इदारों से भी मेरी दरख्वास्त है कि कराची पे ख़ास नज़र करम करें और कराची को जो है वो ख़ास तौर पे एक कोशिश करें कि जो है, अभी ये बात भी चल रही थी कराची को विफाक के हवाले कर दें। देखिए विफाक के हवाले कर दें, कराची को सूबे के हवाले कर दें, कराची को मतलब अथॉरिटी बना के उसके हवाले कर दें। देखिए करप्शन अगर मौजूद रहेगी तो किसी के भी हवाले कर दें, नतीजा तो वही रहना है ना। तो मतलब अगर जमात इस्लामी के हवाले कराची कर दिया जाए फॉर एग्जांपल, तो फिर भी करप्शन रहेगी। हम जमा इस्लामी के हवाले कर दिया जाए तो 2 साल में 9 टाउन हैं आप लोगों के पास, 9 टाउन है रिजवान साहब। उन 9 टाउन में उस तरह की कारकर्दगी नहीं हमने देखी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जमात इस्लामी उस तरह की कारकर्दगी करती हुई नजर आएगी। यही मैंने आपको शुरू में बीच में भी कहा कि जो लेकिन हाँ, बारिशों में मैंने देखा कि जिस तरह से रिजवान साहब जो है वो ग्राउंड पर आपने रात में बल्कि सुबह सुबह तक जो है वो काम करते हुए मुझे नजर आए, और ड्रेनेज के हवाले से जो आप लोग काम कर रहे थे, पानी निकासी के हवाले से लोग जो है रेस्क्यू किया। मैं इसमें एक बात शामिल करना चाहूंगा आपके साथ कि अगर रिजवान साहब बारिशों में नजर आए तो बाकी के 11 महीने क्यों नहीं नजर आ रहे? बाकी के 11 महीने आप आए टाउन में तो बिल्कुल नजर आएंगे आपको। जिना टाउन के अंदर आप आइए, महीने रोड पर क्यों नहीं नजर आए? आपको तो 11 महीने रोड पे नजर आना चाहिए था, बारिश में नजर नहीं आना चाहिए था। सही। ये बारिशें, मैंने पहले भी आपको कहा कि बारिशें जो है वो पानी ज्यादा आता, बारिश ज्यादा होती है तो पानी ज्यादा आता है। ये बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं नजर आया हमें, तो ये रिजवान समी साहब ने भी आज यही बात कोट की है। हमारी बरसर इख्तिदार पार्टी के मोहतरम रहनुमा है तो उनको हम कोट कर सकते हैं बिल्कुल। तो वो जो है बारिशों के हवाले से देखिए, मैंने पहले ही कहा कि कराची को जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर आप एक पेवनकारी पे काम करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ सही बात है, वो तो फिर से उखड़ जाना है। तो टाउन्स पेवनकारी कर सकते हैं ना। अगर जिना टाउन का पानी अगर मली नदी के साथ में ड्रेन हो रहा है और जिना टाउन का आधा पानी लियारी नदी पे ड्रेन हो रहा है तो मैं पूरा ड्रेनेज सिस्टम थोड़ी बना सकता हूं मैं कोई। ये तो सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को कोलैबोरेट करके इसको पूरा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। यही तो मेरा सवाल है कि यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है वो सिंध गवर्नमेंट की है, वफाकी नुमाइंदा हमारे जो जाहिर सी बात आपको पता है वो गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी है, जो कि और एमकेएम जो वो खुद एग्जैक्टली वो खुद वफाक में जो है वो उनके साथ कोलैबोरेशन में बैठी हुई है। उनके भी यहाँ पे कुछ नुमाइंदे हैं, एमएनएज एमपीएज है, इवन आप लोगों के यहाँ पे 9 टाउन है। तो ये क्यों नहीं कराची को आप लोग मिल बांट के जो है उसकी बेहतरी की तरफ सोच विचार किया जा रहा है? देखिए टाउन चेयरमैन तो कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं ला सकते नहीं, लेकिन आप लोग अपने टाउन चेयरमैन आप अपने टाउन को तो बेहतर कर सकते हैं ना। अपने टाउन को मैं बेहतर तो बिल्कुल, हम अपने टाउन में आप देख लीजिए कि पार्क्स हम डेवलप कर रहे हैं, स्कूल्स हम डेवलप कर रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स हम लगा रहे हैं, सड़कें हम बना रहे हैं, पेवर ब्लॉक्स हम लगा रहे हैं। मुझे कोई भी मॉडल टाउन बता दे जमात इस्लामी का जो कि इस वक्त मॉडल टाउन बना हुआ है। मॉडल टाउन इंशाल्लाह आपको जिना टाउन ही नजर आएगा आपको। मैं उम्मीद करती हूँ ऑफिस के बाहर की सड़क बन रही है बिल्कुल इंशाल्लाह। मैं इस पे उम्मीद करती हूँ कि जो है मॉडल टाउन जो है जिना टाउन अगर नजर आए तो मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगी। मैं आसिफ साहब आपसे लास्ट में जो है आपके व्यूज लेना चाहूंगी कि अभी जिस तरह से रिजवान समी साहब ने कहा, और अभी हम बात कर रहे थे कि जो शारे भुट्टो बनी है वो एकदम से उसका जो है वो एक बड़ा हिस्सा जो है वो टूट के गिर गया है। इसमें जो मटेरियल यूज किया गया है वो मटेरियल कौन सा यूज किया गया है, और इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि क्योंकि ज़ाहिर है आप इंजीनियर हैं, आपका हमेशा इन सारी चीज़ों में आप लोग आपकी एक्सपर्टीज है, तो इस तरह से कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट टूट के गिर जाना ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो इसमें कौन से मटेरियल यूज किया गया, आप क्या समझते हैं? देखिए इसमें मटेरियल तो कोई यूज किया ही नहीं गया ना, सबसे बड़ा मसला यही है। उसमें मट्टी भर के उस नदी के साथ, लियारी नदी के साथ इतना बड़ा बंद बना दिया गया है पहाड़ की तरह,
और उसकी कोई कंपैक्शन नहीं की गई। पूरी दुनिया में ये लॉजिक है कि आप जब भी आर्टिफिशियल बैक फिलिंग करते हैं तो उसकी प्रॉपर कंपैक्शन होती है, उसके बाद उसकी स्टोन पिचिंग्स वगैरह होती हैं, उस पे फिर रोड की सारी डेवलपमेंट, उसके जहाँ जहाँ रास्ते नदियों के नालों के आते हैं वहाँ पे ब्रिजेस दिए जाते हैं, उसको बंद नहीं किया जाता। ये पानी अपना रास्ता कभी भी नहीं छोड़ता, और आपने सही। यही देखा कि उसने अपना रास्ता दोबारा ले लिया। वहाँ पे उसूलन इनको देखना चाहिए था। मैंने जो पहला सवाल इस प्रोग्राम में शुरू में किया था कि कराची का मास्टर प्लान, सबसे पहली चीज यही है कि वो कोई भी किसी ने उसको सामने नहीं रखा ये देखे बगैर कि जनाब हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इस कंस्ट्रक्शन पे इसमें कहाँ कहाँ बीच में हमें ब्रिजेस देने हैं, कहाँ कहाँ पे हमें जो है ना इसमें सीवरेज का सिस्टम देना है, सीवरेज सिस्टम को कोऑर्डिनेट करना है, उसके साथ मिलाना है। अब इतना बड़ा उस पे पट्टी से ही अंदाजा हो रहा है, जिस तरह वो टूट के गिरा था तो साफ लग रहा था कि उस पे किसी किस्म की कोई कंपैक्शन हुई नहीं है। जो एक कंस्ट्रक्शन की थ्योरीज हैं जो काम करने के लिए, उसमें जो अभी रिजवान साहब ने कहा कि सबसे पहली चीज करप्शन है। करप्शन जब आप किसी भी काम में शामिल कर लेंगे तो उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ओके। और जब क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी तो डेफिनेटली फिर उसमें वो उस तरह से उसको काम को किया ही नहीं जाएगा जो उसकी रिक्वायरमेंट है काम करने की। आज आप देखें इतना बड़ा मोटरवे शक्कर से लेके इस्लामाबाद तक बना हुआ है, वो क्यों नहीं बह गया? इतना सैलाब पूरे पंजाब में आया हुआ है, वहां पे तो कहीं भी कोई डिजास्टर इस तरह का नहीं हुआ जो कराची के पहले ही सीजन में हो गया। ये तो यही वो चीजें, हमारे डिपार्टमेंट्स में तमाम लोग जितने भी बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए, उनमें से मुझे चंद ही शायद कोई एक आधी कोई सिविल इंजीनियर होगा जो कि इस फील्ड से रिलेटेड काम कर रहा हो, वरना आम तौर पे तमाम सियासी लोग ही उसमें मुलविस होते हैं, वही लोग फैसले कर लेते हैं। उनको ये नहीं पता कि इनको जो भी राय दी जा रही है क्या ये ठीक है, ये फिजिबल है या नहीं है। नहीं, जो जिस कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वो एक बहुत बड़ी नामी ग्रामी कंपनी है। मैं लास्ट में आपसे शॉर्टली आंसर करना चाहूंगी, मतलब तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह से वो इररिस्पॉन्सिबिलिटी का वो मुजाहरा करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वहां से कई हजार लोग मेरे ख्याल से गुजरते होंगे। तो नामी ग्रामी का कोई नाम तो होगा ना, तो नामी का नाम बता दें, क्या नाम? आप बता दें, आप बहुत बेहतर अच्छे तरीके से जानते हैं। जी 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 आसिफ साहब जी। मैं उस नाम में की उसमें तफसील में नहीं जा सकता, कि मतलब ये है कि आप ये देखिए ना कि जो इदारे उसको देख रहे हैं, ओवरऑल जिम्मेदारी तो उनकी है ना। अगर कॉन्ट्रैक्टर कोई भी है जी, उससे तो वो तो सेकेंडरी बात होगी। पहली चीज तो ये कि जो इदारा उसके ऊपर काम कर रहा है वो उसको किस तरह मॉनिटर कर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपकी राय जो है वो हमने सॉरी और आवाम ने भी सुनी कि जिस तरह से काम किया जा रहा है, जो कारकर्दगी जो है वो नजर आ रही है, और जिस तरह से भी आसिफ साहब ने जिक्र किया, रिजवान साहब ने कहा कि ये सारी चीज़ें जो करप्शन पे मबनी है। अगर हम ऑनेस्टी के साथ अपना जो है वो काम और अपनी ईमानदारी के साथ अपना काम जो है सर अंजाम देंगे तो मेरे ख्याल से आज ये कराची की जो सूरत हाल सामने नजर आ रही है, इस तरह की सूरत हाल नहीं होगी। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मेरे पास मैं बिल्कुल क्लोजिंग करना चाहूँगी। मैं तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी जो कराची की स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मैं दोबारा दरख्वास्त करूंगा कि मतलब हाई टाइम नाउ, वी नीड टू सिट फॉर बेटरमेंट ऑफ कराची। जो हो गया है उसको भूलें, आगे की तरफ बात करें। और अगर आपको अल्लाह ताला ने इख्तिदार दिया है और अल्लाह ताला ने आपको आवाम की बागदौड़ दी है तो बैठें और कराची के बारे में मैसिव तरीके से सोचें। ये बारिश गुजर गई, ख़त्म हो गई, आगे बढ़े, आगे का सोचें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग रिजवान, समीसा, आसिफ मजीद, आपका भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान अदा से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।